गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में जहां हम लोगों ने ख़त्म किया था उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो और वेलोसिटी किसी एंगल से दिया जाए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल को, तो ये चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करेगा और इस हेलिकल पाथ में जो मूव करेगा वो किसी टाइम पर, मैंने वेलोसिटी लिखकर आपको एक्सप्लेन किया था कि वेलोसिटी किसी टाइम पर कैसे लिखेंगे। तो वेलोसिटी का तीनों कंपोनेंट होता था। उसी तरह से अब हम लोग एक्सेलरेशन लिखेंगे किसी टाइम पर, इसी केस के लिए। तो एक्सेलरेशन लिखेंगे कैसे? चार्ज पार्टिकल के पास एक मोशन तो एक्स एक्सिस के अलाउंग है, जो कि पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक्स अंदर की तरफ है, वाई ये है, एक्स से वाई की तरफ जेड। तो पहले से सारा एक्सप्लेन किया हुआ। वेलोसिटी में जैसे एक्सप्लेन किया था वैसे ही मैं एक्सेलरेशन में आगे बढ़ रहा हूं। तो इसका डायग्राम का पूरा सिचुएशन पहले से एक्सप्लेन है। अब मुझे एक्सेलरेशन लिखना है। तो मान लो t=0 पर यहीं पर था पार्टिकल और t टाइम पर यहां पहुंचा। याद करो, ये वाला जो वेलोसिटी था ये v0 sin थीटा था। मैं इसे v लिखा हूं, तो मैं लिख देता हूं v क्या है, v0 sin थीटा। और याद करो ये अल्फा था। अभी मैं v लिख रहा हूं, बाद में लास्ट में इसको v0 sin थीटा पुट कर दूंगा v की जगह। तो अब मैं एक्सेलरेशन लिखने वाला हूं। ये देखो, तो एक तो x मोशन है, x मोशन, तो x मोशन की तरफ यही तो सिचुएशन है। ये x एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर था, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर था, और ये y एक्सिस था। वेलोसिटी को मैंने v दिया था और ये थीटा था, तो ये वेलोसिटी v cos थीटा और ये वेलोसिटी v sin थीटा। यही वाला वेलोसिटी, इसको v0 मैं बोल देता हूं क्योंकि v0 दिया था, v0 sin थीटा। यही yz मोशन में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। इस वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। उसी सर्कुलर पाथ का रेडियस r है और किसी टाइम पर चार्ज पार्टिकल यहां है, तो चार्ज पार्टिकल पर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। तो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन होगा। वो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर आर, नहीं तो v²/r भी लिखते हैं एक्सेलरेशन, लेकिन मैं ओमेगा के टर्म में लिख रहा हूं, ओमेगा² r। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है सर्कुलर मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना, QE। एक्स डायरेक्शन में फोर्स QE और मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा कितना, QE/m, जो कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा। तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो यहीं से लिख देंगे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो मैं कैसे लिखता हूं यहां पर, ax कितना, QE/m। अब मैं y और z डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इससे फाइंड करूंगा, तो मैं इसको हटा देता हूं। यहां से देखो तो yz प्लेन में एक्सेलरेशन कितना है, ओमेगा² r। उसका दो कंपोनेंट, एक निगेटिव z की तरफ और एक निगेटिव y की तरफ। ओमेगा² r मैं यहां लिख देता हूं, r इसको लिखता हूं रेडियस
ओमेगा स्क्वायर आर, इसका एक कंपोनेंट ये। अब ये कंपोनेंट कितना होगा और ये कंपोनेंट कितना होगा वो एंगल से पता चलेगा अपने को। अब ध्यान देना, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब ये वेलोसिटी v जो कि v नॉट साइन थीटा है यहां था, जब पार्टिकल यहां था, यहां पहुंचा तो रेडियस वेक्टर अल्फा एंगल रोटेट किया, तो वेलोसिटी वेक्टर भी अल्फा एंगल रोटेट करेगा वर्टिकल से। जाहिर है कि ये अल्फा है, ये अल्फा है, लेकिन अपने को ये देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंगल अपने को इसका कंपोनेंट देखना था, इसका कंपोनेंट देखना, तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, अल्टरनेट एंगल से अल्फा अल्फा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं इधर करके लिख रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा, ये कंपोनेंट होगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं ए वाई कितना, ए वाई निगेटिव होगा, ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा, और ए जेड माइनस साइन के साथ होगा क्योंकि निगेटिव वाई की तरफ है ये, और ये वाला जेड डायरेक्शन का एक्सीलरेशन निगेटिव होगा, ए जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा। अब आप लिख सकते हो, तीनों एक्सेशन पता चल गया, तो एक्सीलरेशन वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये कितना हो जाएगा, ए एक्स इलेक्ट्रिक के फील्ड के इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस ए वाई कितना, मैं प्लस में ही लिखता हूं, माइनस जे कैप कर दूंगा, मैग्नीट्यूड कितना, ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा, अल्फा की जगह ये वैल्यू रख सकते हो, साइन अल्फा माइनस जे कैप प्लस ए जेड ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा माइनस के कैप। ये जनरल एक्सीलरेशन हो गया, एक्सेशन का तीनों कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, जहां पर अल्फा का वैल्यू तुम यहां से रख सकते हो, क्यू बी अपॉन एम इंटू टी, अल्फा की जगह। ओमेगा कैसे लिखोगे, तो ओमेगा यहाँ लिखा हुआ देख लो, अल्फा इक्वल टू ओमेगा टी, टी ये ओमेगा है, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू भी रख सकते हो, और रेडियस तो तुम लिखने जानते ही हो, रेडियस कैसे लिखते हैं, एम बी अपॉन क्यू बी, मास और वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी था तुम्हारा वी नॉट साइन थीटा, देख लो यहाँ वी मैंने जनरल लिखा है, जहां पर v का वैल्यू कितना था सिचुएशन के अकॉर्डिंग वी नॉट साइन थीटा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं r कितना हो जाएगा, m वी नॉट साइन थीटा, m वी नॉट साइन थीटा अपॉन क्यू बी। रेडियस भी तुम्हें पता है, रेडियस भी पता है, ओमेगा भी पता है, ओमेगा भी पता है और अल्फा भी पता है,
तो वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा का, आर का और अल्फा का, तो जनरल एक्सेलरेशन अपने को फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो और वेलोसिटी वेक्टर उससे कुछ एंगल पर हो, तो वैसा मोशन हेलिकल मोशन होता है। और हेलिकल मोशन में किसी टाइम पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैसे लिखते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब मैं अगले केस पर आता हूं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पर, तो मैं केस कर रहा हूं केस 2, व्हेन V, B and E are mutually perpendicular to each other। ऐसा होगा तो क्या होगा? लोरेंट्ज फोर्स लिख रहा हूं, नेट फोर्स, तो क्या होगा? QE प्लस QV क्रॉस B। ये लोरेंट्ज फोर्स है। मैं इसी केस से आगे बढ़ रहा हूं। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो अगर मैं एक को एक्स एक्सिस, दूसरे को वाई एक्सिस, तीसरे को जेड एक्सिस, किसी को एक्स वाई जेड मान लूं, मैं एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, जेड की तरफ है, तो देखो तो इन दोनों का क्रॉस या तो इसके अलोंग होगा या इसके अपोजिट होगा, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस, अगर मैं इसे कहूं एक्स वाई जेड, तो वाई क्रॉस जेड का डायरेक्शन एक्स की तरफ, या मैं इसे एक्स इसे वाई, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड किसी को मैं बोल सकता हूं, यहां पर कोई फिक्स नहीं कि कौन एक्स है, कौन वाई, कौन जेड है। तो हो सकता है कि ये V हो और ये B हो, ये E हो, तो V और B, V क्रॉस B, V से B की तरफ, देखो तो E की तरफ हो गया। लेकिन अगर V ये होता और B ये होता, तो V क्रॉस B क्या होता? अंदर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो मैं कह सकता हूं कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो V क्रॉस B E के या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। अगर मैं कहूं कि E, V, B म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और तीनों का मैग्नीट्यूड ऐसा है कि नेट फोर्स जीरो है, चार्ज पर नेट फोर्स, लोरेंट्ज फोर्स जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम जीरो है। अगर ये सम जीरो है दोनों का, इसका मतलब है कि जाहिर है दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो मैं इसको कैसे देखूंगा? इफ F net is equal to 0, F net is equal to 0, this imply इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड।
दोनों का सेम होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो यहां से क्या रिलेशन बनेगा, QE इक्वल टू QVB, और दोनों के बीच का एंगल 90 था, QVB sin 90, sin 91, फिर भी लिख देता हूं, Q से Q कैंसिल, sin 91, तो E इक्वल टू कितना, VB। तो यहां से बोल सकते हैं V इक्वल टू कितना, E/B। ऐसे रिलेशन ध्यान रखो या ऐसे ध्यान रखो। फाइनली हम लोगों ने क्या रिजल्ट फाइंड किया कि अगर तीनों वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और चार्ज पर नेट फोर्स 0 है, तो ये रिलेशन होगा VEB में, E इक्वल टू VV या V इक्वल टू E/B। और ये रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से बता सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है, याद रहेगा भी नहीं तुम्हें। तो कैसे ध्यान रखेंगे ये रिलेशन, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, नेट फोर्स 0 होना है, नेट फोर्स 0 मतलब मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। तो दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने सेम कर दिया, तो ये रिलेशन आ गया। तो रटने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स कर दो, रिलेशन तुम्हें फाइंड हो जाएगा। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो, तो ये रिलेशन होगा। इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले इससे कुछ और हम लोग देखते हैं सिचुएशन। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें आएगा, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तुमसे क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है, और डायरेक्ट तुमसे नहीं पूछेगा कि नेट फोर्स 0 है, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0, और एक्सीलरेशन 0 तो नेट फोर्स 0। अब नेट फोर्स 0 तो दिस इक्वल टू 0। अब इन्हीं तीनों, इन पर इससे 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 रिलेट करके 4 ऑप्शंस तुम्हें देंगे कि कौन कौन ऑप्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन ऑप्शन सही है। एससी वर्मा में ये क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस में, तुम देख सकते हो। तो चार्ज पार्टिकल का अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो 4 ऑप्शन तुम्हें रख देंगे, वो 4 ऑप्शन क्या कौन कौन से करेक्ट है। तो वो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, वो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि अच्छा मैं यहीं से डिस्कस कर लेता हूं। ये 0 है नेट फोर्स, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि यहां पर V क्रॉस B और E एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये तो बात क्लियर है, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो V क्रॉस B इधर रहा होगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। अच्छा, V क्रॉस B इधर हो, इसके लिए V और B कैसे होना चाहिए। जाहिर है
कि दो वेक्टर का क्रॉस का डायरेक्शन जिस प्लेन में दोनों वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होता है। जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो ये होगा v क्रॉस b। तो जाहिर है कि v क्रॉस b इधर है तो v और b इसी प्लेन में रहा होगा। देख लो, तभी तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर v क्रॉस b होगा। v इसी प्लेन में रहा होगा, तभी v क्रॉस b इधर। वो मैं करके दिखाता हूं। देखो, मान लो ये v और ये b, तो v क्रॉस b ये हो रहा होगा। तो v और b इसी प्लेन में रहा होगा। अब वो कैसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा। v और b इस प्लेन में किसी तरह से रह सकता है। इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन रहेगा इसी प्लेन में। एंगल 10 डिग्री भी हो सकता है, 20, 30, 90 से बड़ा एंगल कुछ भी हो सकता है दोनों के बीच का, लेकिन प्लेन यही रहेगा। तो यहाँ से क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं, तुमसे सब में पूछ देगा कि ई वी बी कैसे है। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, क्योंकि देख लो इसी प्लेन में तो है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड किधर भी हो लेकिन इसी प्लेन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ कैसे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि एंगल क्या है। लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि E परपेंडिकुलर टू V, E परपेंडिकुलर टू B। V और B के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। किस बात के लिए? चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो इसके लिए। तो ये एक क्वेश्चन है ऐसी वर्मा में, तुम देख सकते हो। और अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तो अभी एक्सप्लेन किया था कि E इक्वल टू VV होगा। लेकिन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हुआ, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं हुआ, ये तो परपेंडिकुलर है इसके फोर्स 0 होने के लिए ये परपेंडिकुलर होना पड़ेगा इसको, जो कि यहां मैंने लिखा है। लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। तो मान लो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं रहता तीनों, तो यहां पर क्या हो जाता? VV sin थीटा। तो अगर तीनों म्यूचुअली ये केस होता, ये केस होता, लेकिन ये दोनों परपेंडिकुलर ना होता, तो EVB में ये रिलेशन हो रहा होता, जहां थीटा V और B के बीच का एंगल। अब एक क्वेश्चन और है इसमें। यहां पर क्वेश्चन क्या था कि चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसको किसी बुक में ऐसे भी लिख देगा कि चार्ज पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक टाइप का और तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड, वेलोसिटी जो है वो अनडेविएटेड है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। क्वेश्चन ऐसे देगा, ए चार्ज पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड। वो डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, मतलब जिस डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी दिया था, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है। और इसके लिए फिर से तुमसे इन सब में रिलेशन पूछ लेगा।
चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्टेड ना हो, इसके लिए क्या सिचुएशन होना चाहिए? वेलोसिटी मैं इधर दूं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो, डिफ्लेक्टेड नहीं होना है। सिर्फ ये बोला कि डिफ्लेक्टेड ना हो, मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। मैग्नीट्यूड घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो अगर मैं वेलोसिटी इधर दिया तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड इधर ही देना पड़ेगा, तभी ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा पाएगा चार्ज पार्टिकल पर। लेकिन किसी और डायरेक्शन में दे दिए तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे चार्ज नहीं डिफ्लेक्ट करना है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को मैंने वेलोसिटी के डायरेक्शन में दिया। अब चार्ज पार्टिकल, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे दूं या इधर दे दूं तो देख लो मैग्नीट्यूड ही चेंज कर सकता है ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता। तो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट तो हो सकता है, लेकिन डिफ्लेक्ट अपने डायरेक्शन से चेंज नहीं होगा। मतलब डायरेक्शन से चेंज ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, और वेलोसिटी उसके पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। मतलब वेलोसिटी इधर दो या वेलोसिटी इधर दो, मतलब तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक ही लाइन के अलोंग होने चाहिए, जिसको कोलिनियर बोलते हैं, एक लाइन के अलोंग। चाहे वो इधर हो, तीनों इस तरफ हो, या तीनों इस तरफ हो, या दो इस तरफ हो, एक इस तरफ हो, एक लाइन पर होना चाहिए, एक ही लाइन के अलोंग। डायरेक्शन पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकता है, लेकिन एक ही लाइन के अलोंग हो। तो इस केस में चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड तो होगा लेकिन अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा, और इस केस में चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन ये दोनों भी परपेंडिकुलर कर दिया क्वेश्चन में, तो यहां पर ये रिलेशन। तो ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन तुम्हें इसी वर्मा का मिलेगा जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूं सॉल्व, जो कि इसी से रिलेटेड है। इससे रिलेट करके, और यहां भी क्या मैंने बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन अभी मैं करूंगा। पहला क्वेश्चन कैसे है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता, मैं जनरल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नहीं दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड वी नॉट बोल दूंगा, बी वेलोसिटी का वैल्यू नहीं दूंगा, वी बोल दूंगा। मैं जनरल कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ऐसा है, तुम क्वेश्चन भी नोट कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन बोल देता हूं, तुम चाहो तो नोट कर लेना। क्वेश्चन ऐसे है, ए चार्ज पार्टिकल passes through a magnetic field, a charge particle passes through a magnetic field। क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पर नहीं जा रहा। एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड E
मैं वी नॉट और ई नॉट बोल देता हूँ, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, बोथ एक्टिंग साइमल्टेनियसली, दोनों, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। आगे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोल दिया, चार्ज, मैं चार्ज बोला था, चार्ज मैं बोल देता हूं क्यू। इफ पाथ ऑफ चार्ज इज अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स जीरो, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो याद करो तीनों परपेंडिकुलर रहेगा तो एक तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए V क्रॉस B इधर होना चाहिए, और V क्रॉस B इधर होने का मतलब है कि V और B इस प्लेन में होना चाहिए। तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तुमसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, इफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमसे पूछ रहा है, तुमसे पूछ क्या रहा है कि ये स्पीड क्या होगा चार्ज पार्टिकल का। आगे क्या दे रहा है क्वेश्चन में, अभी तो कोई ऐसा सिचुएशन नहीं दिया कि स्पीड मैं फाइंड कर लूं, तो आगे का सिचुएशन बता रहा है स्पीड फाइंड करने के लिए। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लूं, what will be the radius of electron path, तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा ये पूछ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लिया जाए तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लेंगे तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बचेगा, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अच्छा, तीनों परपेंडिकुलर है और अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है, मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स क्या होगा जीरो, और नेट फोर्स जीरो का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड QE, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड QVB, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। Q से Q कैंसिल, वेलोसिटी इक्वल टू E/B, ये तो अभी फाइंड किया था, ये क्वेश्चन के टर्म में फ्रेम कर दिया। तो स्पीड अपने को पता चल गया, मैं इसको B और E रहने देता हूं, तो वेलोसिटी कितना हो गया E/B। अब बोल रहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लूं तो रेडियस बताओ, तो रेडियस का फार्मूला क्या होगा mb/qb। तो देखो, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो तुम्हें पता है E/B, जो न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया होगा E और B का वैल्यू, वहां से तो फाइंड कर सकते हैं ना वेलोसिटी। मैं तो जनरल कर रहा हूं, तो m और v के जगह E/B, अब पहले से भी B था, QB², ये हो गया रेडियस। तो
अनएक्सेलरेटेड मूव कर रहा था, अनडेविएटेड मूव कर रहा था, नेट फोर्स जीरो कर दिया तो वेलोसिटी मुझे फाइंड हो गया। फिर बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने स्विच ऑफ कर दिया या इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा लिया तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बचा और वेलोसिटी परपेंडिकुलर था, इसलिए मोशन सर्कुलर मोशन के लिए रेडियस mv/qb v यहाँ से फाइंड किया था वही रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ, मैं यूज कर लेता हूं r। एक चार्ज पार्टिकल r रेडियस में मूव कर रहा है, किसके कारण? अंडर द एक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को मैं b यूज कर रहा हूं। चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका रेडियस r है, किसके कारण? b मैग्नेटिक फील्ड के कारण। यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहा होगा तभी तो सर्कुलर मोशन रहा होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E मेक्स द पाथ स्ट्रेट। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया गया जिसके कारण चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगे, जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो हो गया और नेट फोर्स जीरो तो जो वेलोसिटी था वही रह गया स्ट्रेट लाइन में। फाइंड द चार्ज अपॉन मास रेशियो। यही तुमसे पूछ रहा है। तो पहले तो अपने को पता है r=mv/qb। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था तो रेडियस का फॉर्मूला ये r=mv/qb। अपने से क्या पूछ रहा है? q/m। q/m क्या हो जाएगा? q/m v/b/r। देखो तो तुम्हें r भी गिवन था, b भी गिवन था, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी अपने को नहीं पता, वरना q/m पता चल जाता। लेकिन आगे क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगा। मतलब नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? Q इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। और मैंने साइन थीटा नहीं लिखा क्योंकि पहले ही से पता था कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर था। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा था, इसलिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री था। Q से Q, तो यहाँ से V कितना हो जाएगा? E/B। अब तो ये बात ध्यान हो गया कि अगर चार्ज पार्टिकल पर लोरेंट्ज फोर्स लग रहा है और नेट फोर्स जीरो है और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी का फार्मूला वेलोसिटी इक्वल टू E/B होगा चार्ज पार्टिकल का। तो यहाँ से देखो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैं पुट कर दूंगा, यहाँ से मैं वेलोसिटी रख दूँ तो q/m अपने को पता चल जाएगा। v कितना? E/b²r। q/m फाइंड हो गया। यही तो फाइंड करना था अपने को। E भी गिवन था क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड, b भी मैग्नीट्यूड पता था, रेडियस भी पता था। वैल्यू पुट कर देते, आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charged particle goes undeflected
डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा मतलब नेट फोर्स, अगर लोरेंट्ज फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स 0 रहा होगा। तो ए चार्ज पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड इन ए क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस्ड करने का मतलब परपेंडिकुलर, और स्पीड भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। वेलोसिटी भी दिया हुआ है, मैं v मान लेता हूँ जनरल। द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड्स। वेलोसिटी दोनों का परपेंडिकुलर है, दोनों का परपेंडिकुलर है, और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब v परपेंडिकुलर टू e परपेंडिकुलर टू b, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये तो अभी केस किए हैं। और चार्ज पार्टिकल बोल रहा था अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है, तो अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है, तो अभी बताया था कि E बाई बी होगा। ये तो दो तीन बार कर चुका हूं मैं ये, तो ये तो अपने को पहले से रिजल्ट पता चल गया। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा लिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा लिया गया तो मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन। देख लो, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो मोशन सर्कुलर। तब तो कह रहा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर लिया गया तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करने का लगा r रेडियस के, r रेडियस में, रेडियस भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, r रेडियस में सर्कुलर पाथ में मूव करने लगा। तो तुमसे पूछ रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो E का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू क्या होगा, ये तुमसे पूछ रहा है। तो यहां से देखो, तो V गिवन है, V गिवन है, तो V इक्वल टू क्या, E बाई बी, लेकिन मेरे पास दोनों अननोन है। अच्छा, रेडियस अपने को पता है, रेडियस पता, R इक्वल टू mv अपॉन qb। अच्छा, क्वेश्चन में जो था, मैंने चार्ज बोला लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का तुम मास भी जानते हो, प्रोटॉन का चार्ज भी जानते हो, प्रोटॉन का मास भी जानते हो, प्रोटॉन का चार्ज भी जानते हो, रेडियस गिवन है और रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है। तो यहां से क्या मिल जाएगा तुम्हें, यहां से v अपॉन बी अननोन हो जाएगा, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो यहां से v बाई बी अपने को फाइंड हो जाएगा, v बाई बी पता चल जाएगा। तो v इक्वल टू क्या, यहां से v इक्वल टू समथिंग मान लेते हैं, कांस्टेंट k मिला, तो v इक्वल टू के बी, v पता चल गया, सॉरी यहां से v b के टर्म में आया, v b के टर्म में आया, और यहां से v को b के टर्म में कर दो। अपने को क्या क्या पता था, क्या क्या दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है, ये नहीं करेंगे, यहाँ करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ से देखो तो अपने को क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास अपने को पता है, प्रोटॉन का चार्ज पता है, रेडियस भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, रेडियस गिवन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता चल जाएगा, बी कितना हो जाएगा, mv अपॉन क्यू इंटू आर, आर को मैं यहाँ ले आता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता चल जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा
तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो ई कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू वी बी, ई इक्वल टू वी बी, और v तो अपने को पता ही है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड तो कितना हो जाएगा, एम वी क्यू आर, ये तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिखा, वेलोसिटी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चल जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, तुम पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। एक क्वेश्चन और करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं उस क्वेश्चन को करने से पहले। किसी चार्ज पार्टिकल किसी पाथ में मूव करे, वो चाहे सर्कल हो या कोई कर्व हो, वेलोसिटी इधर, तो मैग्नेटिक फोर्स ये एफ बी, ये वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, तो वेलोसिटी के अलाउंग ही तो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो मैं कह सकता हूं कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। अब इससे रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन दे देगा। कैसे क्वेश्चन देगा, बोल देगा कि एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया गया है ओरिजिन से, एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया गया है ओरिजिन से, इनिशियल वेलोसिटी 0, और उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जिसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है, और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग है, उसका मैग्नीट्यूड बी नॉट है। तो तुमसे पूछ क्या रहा है, उस चार्ज पार्टिकल का स्पीड बताओ, चार्ज पार्टिकल का स्पीड बताओ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स रिलीज किए, तो चार्ज पार्टिकल का स्पीड बताओ फंक्शन ऑफ एक्स। इसको एनर्जी, इसको वर्क डन के हेल्प से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके मोशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कैसा रहा होगा, अगर छोड़ दूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स इधर लगाएगा, तो इधर वेलोसिटी आएगा, इधर वेलोसिटी जैसे ही वेलोसिटी जैसे आएगा मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। किधर, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी फोर्स मेरी तरफ, यानी कि ये कुछ ऐसे मूव करना चाहेगा, ऐसे। तो ये क्या चार्ज पार्टिकल जाएगा, एक्स वाई जेड बाहर है, ऐसे मूव करेगा ये, ऐसे। तो देखो, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, तो कहीं पर एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, लेकिन ये घूमता जा रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है पार्टिकल का, इस तरह से मूव कर रहा है। तो एक्स के टर्म में वेलोसिटी फाइंड करना है। तो मान लो पार्टिकल यहां से यहां आया, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना चला, एक्स, ऐसा मैं मान लेता हूं, क्योंकि उसी के टर्म में मुझे लिखना है। अब इस चार्ज पार्टिकल का जब एक्स पोजीशन पर आया, तब मान लेते उसका वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0। क्या मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पर लग रहा है वो वर्क करेगा क्या? अभी मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं, मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता चार्ज पार्टिकल पर।
तो सिर्फ कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग, और डिस्प्लेसमेंट कितना, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट देखना था, तो एक्स डायरेक्शन में कितना चला, वाई कितना चला, जेड कितना चला, अपने से कोई मतलब नहीं है। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी के कारण वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो एक्स डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल अगर एक्स चला है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा? Q E नॉट एक्स, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा? Q E नॉट एक्स। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना? 0। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्या कह सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। तो एनर्जी कंजर्वेशन जैसे तुम बोल दो, या बोल दो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ या एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, तुम्हारी मर्जी। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ क्योंकि वो तो कहीं भी वैलिड है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू KF माइनस KI। ग्रेविटेशन का बात करेंगे नहीं, मास नेग्लिजिबल मानेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का बात ही नहीं करेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रिक का वर्क डन कितना? Q E नॉट एक्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल स्पीड मान लेते हैं, एक्स पोजिशन पर का स्पीड v था, हाफ mv²। इनिशियल स्पीड 0। तो यहां से देखो तो v निकल जाएगा, mv² इक्वल टू 2Q E नॉट एक्स बाई, ये होगा। यहां से स्पीड हम लोग लिख सकते हैं 2Q E नॉट एक्स अपॉन m का अंडर रूट, ये हो गया। सॉरी, v था। तो स्पीड देखो तो x के फंक्शन में आ गया। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही एक क्वेश्चन है जो तुम्हारे लिए मैं छोड़ देता हूं। वो क्वेश्चन क्या है मैं लैंग्वेज में बोल देता हूं, तो उसे नोट कर लेना। A particle of charge Q and mass m starts moving from the origin under the action of an electric field E equal to E naught I cap and magnetic field vector B equal to minus B naught K cap, its velocity at x30 कोऑर्डिनेट बता रहा है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। z कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट पर वेलोसिटी कितना है? इज 4i कैप प्लस 3j कैप। देन वैल्यू ऑफ x का वैल्यू, 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस क्या क्या है? 36 E नॉट B नॉट अपॉन QM, बी ऑप्शन क्या है? 25 M 2 Q E नॉट। सी ऑप्शन क्या है? 10 M अपॉन Q E नॉट। डी ऑप्शन है 25 E नॉट B नॉट बाई M।
मुझे आंसर तो एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने इसको सॉल्व करके देखा था, इसका आंसर शायद बी है, तो यही आना चाहिए। तुम आंसर को चेक करना, सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। जो वेलोसिटी वहां पर v था फाइंड करना, यहाँ पर वेलोसिटी बता दिया है, तो वेलोसिटी v है तो v का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि आएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो x वहां पर x, यहाँ पर x फाइंड करने के लिए बोल रहा है, x और वेलोसिटी तुम्हें पता है, देख लो यही तो होगा। v बता दिया, x फाइंड करने के लिए पूछ रहा है तुमसे। मैं एक क्वेश्चन और करूंगा जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एक्स, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एक्स माइनस के कैप, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पर डिपेंड कर रहा है, समथिंग कांस्टेंट इनटू एक्स, मतलब एक्स की तरफ बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, माइनस के, एक्स से वाई, जेड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और चार्ज पार्टिकल को यहां से छोड़ा गया है, छोड़ा नहीं गया, वेलोसिटी दिया गया है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया गया है, मान लेते वी नॉट। इस चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन से वी नॉट वेलोसिटी दिया गया है। अब देखो तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता तो ये सर्कुलर पाथ पर मूव करता, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो मोशन सर्कुलर, लेकिन मोशन सर्कुलर तब होता जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। एक्स बढ़ेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेशन बढ़ेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेशन बढ़ेगा, स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि देख लो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करेगा, क्योंकि फोर्स तो हमेशा परपेंडिकुलर लगने जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर, तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होगा। हाँ, एक्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ेगा, ये कांस्टेंट है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई ए, ये कांस्टेंट है और ये बढ़ रहा है तो रेडियस घटता चला जाएगा, यानी कि पाथ सर्कुलर नहीं होगा, हर एक पॉइंट के लिए रेडियस अलग अलग। इसका मोशन किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी है, फोर्स ऊपर, यानी चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन ये सर्कुलर नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसका रेडियस छोटा होता चला जा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तुमसे क्या पूछ रहा है इसमें, मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। देखो तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, ये थोड़ा सा मोशन करते करते कहीं इधर चला जाएगा, तो इसका एक्स मैक्स कितना, चार्ज पार्टिकल का एक्स मैक्स, ये तुमसे एक्स मैक्स पूछ रहा है,
मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कितना, तो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट जब रहा होगा उस वक्त चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ये रहा होगा, क्योंकि जब तक वेलोसिटी इधर रहेगा, वेलोसिटी का ये कंपोनेंट रहेगा, तब तक चार्ज पार्टिकल इधर जाता रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक्स मैक्स के वक्त वेलोसिटी वर्टिकल हो गया होगा और उसके बाद तो ये वापस जाना शुरू हो गया होगा, एक्स कोऑर्डिनेट घटना शुरू हो गया होगा। तो जिस वक्त एक्स मैक्स रहा होगा उस वक्त वेलोसिटी वर्टिकल। अच्छा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी नहीं चेंज करने जा रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है। तो अब देखो, तो मैं कंडीशन लगा सकता हूं कि जब एक्स मैक्स है पार्टिकल का, उस वक्त पार्टिकल का वाई वेलोसिटी v नॉट है, ये लगा सकता हूं मैं। या ये भी बोल सकता हूं कि एक्स मैक्स के वक्त एक्स वेलोसिटी 0 या एक्स मैक्स के वक्त वाई वेलोसिटी पूरा का पूरा वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर v नॉट। अब इसको लिखेंगे कैसे, कंडीशन तो यही पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूं, किसी जनरल पोजीशन पर देखता हूं चार्ज पार्टिकल। मैं चार्ज पार्टिकल यहां देखता हूं, यहां पर का वेलोसिटी मैं बोल देता हूं v बोल देता हूं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना, ये मान लेता हूं पोजीशन क्या है, यहां पर का पोजीशन x है, x पोजीशन पर का वेलोसिटी v। मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। क्यू वी, बी का वैल्यू कितना, मैग्नीट्यूड वाज बी नॉट एक्स, क्यू वी बी नॉट एक्स एफ। इस एफ का दो कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। मैं मान लेता हूं कि ये वेलोसिटी थीटा एंगल पर है, हॉरिजॉन्टल से। ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये y कंपोनेंट cos थीटा हो जाएगा, f cos थीटा, f sin थीटा। f y कितना, f cos थीटा, f cos थीटा कितना, q v b नॉट x cos थीटा। मैं ए वाई लिखता हूं, तो ए वाई के लिए क्या करूंगा, मास से डिवाइड कर दूंगा, फोर्स में मास से डिवाइड कर दूंगा। एक स्टेप लिख देता हूं, ए वाई कितना, क्यू बी बी नॉट एक्स कॉस थीटा अपॉन एम। मुझे क्या फाइंड करना था, एक्स मैक्स। मैं कंडीशन तो यही ऐसा ही कुछ सोचूंगा ना कि एक्स मैक्स के वक्त वाई वेलोसिटी वी नॉट या एक्स वेलोसिटी 0। इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो आगे का स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मॉडल क्वेश्चन की तरह देखना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है जो नॉर्मली लोगों को नहीं दिखता, और कम से कम तुम एक बार देखोगे नहीं तब तक ऐसा क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व भी नहीं होने वाला। तो मैं यहां से कैसे लिख सकता हूं, ए वाई को ऐसे लिख सकता हूं, dv y बाई डी टी, यही तो लिखूंगा, क्यू बी बी नॉट एक्स एम कॉस थीटा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं यहां से इंटीग्रेट करूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कितने वेरिएबल है मेरे पास, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल।
4 वेरिएबल पर कहाँ से इंटीग्रेट करोगे? 2 ही वेरिएबल पर इंटीग्रेट कर पाओगे, एक वेरिएबल इधर और एक वेरिएबल इधर, तभी इंटीग्रेट हो पाएगा तुम्हारा। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? 2 वेरिएबल अपने को हटाने पड़ेंगे। यहीं पर मेन स्ट्रैटेजी है, कैसे इसको देखते हैं। तो अपने को क्या करना है? टाइम सबसे पहले हटाना है, टाइम हटाना है। और मैं कंडीशन डायरेक्ट क्या रखना चाहता हूँ? एक्स और वी का, एक्स और वी का रखना चाहता हूँ। तो एक्स बचाना चाहता हूँ मैं और वी बचाना चाहता हूँ, यानी थीटा भी हटाना चाहता हूँ और टाइम भी हटाना चाहता हूँ। कैसे हटाऊंगा इसको ध्यान देना। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, डी वी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। क्योंकि एक x का भी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो x का इंटीग्रेशन के लिए तुम्हें dx भी बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने dx बनाया है। ये तो vx बन जाएगा। यहां से ध्यान देना, q b नॉट x अपॉन m v cos थीटा। देख लो कितना अच्छा पॉइंट बनता है यहाँ पर, v cos थीटा, v cos थीटा। और v cos थीटा क्या है? dx अपॉन dt है, x डायरेक्शन का वेलोसिटी। v cos थीटा इक्वल टू dx अपॉन dt। यही है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो एक बार तुम्हें सीखना पड़ेगा। यहां से क्या हो जाएगा? dvy अपॉन dx q b नॉट x अपॉन m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? x dx q b नॉट m x dx इक्वल टू dvy। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इधर कांस्टेंट ये था, लिमिट कैसे? x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना था? x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर y वेलोसिटी, x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v नॉट था, लेकिन x इक्वल टू 0 पर y वेलोसिटी कितना था? y वेलोसिटी 0 था। और x इक्वल टू x मैक्स पर, x इक्वल टू x मैक्स पर y वेलोसिटी कितना? v नॉट। q b नॉट बाई m x स्क्वायर बाई 2 v नॉट। इससे पुट करूंगा तो x मैक्स बन जाएगा। ये x मैक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2v नॉट बाई 2m v नॉट q b नॉट। और अगर मैं स्क्वायरिंग हटा लूं, ये रिजल्ट आएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट बताऊंगा, जो कि एस.सी. वर्मा के लिए एस.सी. वर्मा के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।